हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का पार्ट 2 करेंगे। एंड अगर आपको इंग्लिश में ये सेशन चाहिए तो मेरा सेपरेट वीडियो है, आप चैनल में देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम 3 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और 4 कन्वेंशंस। सो कॉन्सेप्ट में मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और कन्वेंशन में हम कवर करेंगे कंसिस्टेंसी, मेटरलिटी, कंजर्वेटिज्म एंड फुल डिस्क्लोजर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग ए बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. In order to calculate the profit made by the business during a period, it is necessary that revenues of the period should be matched with cost of the period. तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है वेरी क्लियर कि अगर आपको रेवेन्यू 12 महीने का लेना है तो 12 महीने का खर्चा भी आप लो, उसके बाद आप देखो कि आपका प्रॉफिट है या नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 12 महीने का रेवेन्यू एक साइड में कैलकुलेट कर रहे हो एंड एक्सपेंस जो है उसमें से सब एक्सपेंस आप नहीं ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका रिवर्स भी होता है कि मैंने रेवेन्यू 12 महीने का ले लिया और कुछ खर्चा अगर मैं सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए भी पेमेंट किया हूं, उसको अगर मैं खर्चा भी ले लिया तो 12 महीने से ज्यादा खर्चा ले लूंगा तो लॉस भी हो सकता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका रेवेन्यू, इनकम जो भी आप दिखा रहे हो, उसका मैचिंग कॉस्ट जो है वो भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा, सो दैट हमको करेक्ट इनकम या लॉस पता चलेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला 12 महीने का एग्जांपल दिया, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 3 महीने का प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो 3 महीने का खर्चा भी होना चाहिए। अगर मैं 6 महीने का प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो 6 महीने का खर्चा भी होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट मैचिंग इंप्लाइज एप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्विकली। ए बिजनेसमैन इज एंगेज इन ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ फैन। एक बिजनेसमैन है जो फैन का बिजनेस करता है, ट्रेडिंग बिजनेस करता है, मतलब परचेस करता है और सेल करता है। During the financial year, he purchased 2000 fan at the rate of 1000 each. मतलब उसने फैन जो है 2000 फैन खरीदा है 12 महीने में, पूरा साल में, और 1000 रुपया पर फैन उसने पेमेंट किया है सप्लायर को। एंड सोल्ड ऑल फैंस एट द रेट ऑफ 1500 ईच। और उसने जब ये फैन को मार्केट में सेल किया है, उसने हर फैन को 1500 रुपये में सेल किया है। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड एज बिलो। और क्या क्या खर्चा वो बिजनेस ने किया है देखते हैं। ए में बोल रहा है कि रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ। मतलब 11 महीने का रेंट पेमेंट उसने किया है, बट लास्ट मंथ का जो रेंट है मार्च 2021 का इज पेड ऑन 3 अप्रैल 2021, लास्ट मंथ का। सैलरी जो एम्प्लॉय के लिए है वो 4 लाख रुपए पेमेंट हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज 12,000 रुपए पेमेंट किया गया है, बट इंश्योरेंस कवरेज पीरियड जो है वो जैन टू दिसंबर है। और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एडमिन खर्चा 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है। अभी क्वेश्चन है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस हमको निकालना है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। सो जब फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं तो वो अप्रैल से लेके मार्च तक को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। तो यहाँ पे अप्रैल 22 मार्च 21 जो पीरियड है उसका प्रॉफिट एंड लॉस हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी में मैचिंग कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा। तो लेट्स सी सोल्यूशन क्या होता है। तो रेवेन्यू जो है वो आपका 2000 फैन एट द रेट ऑफ 1500, तो आपका 30 लाख रुपए का टर्नओवर आएगा, रेवेन्यू आएगा। और इसमें से हम अभी खर्चा लेस करेंगे, खर्चा कम करेंगे, फिर हमको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो खर्चा में क्या होता है, पहला है कि फैन का खर्चा। फैन जब मैंने परचेस किया था वो था 2000 फैन एट द रेट ऑफ 1000, तो ये आपका 20 लाख रुपए आ गया। रेंट जो है 11,000 पेड है, बट मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको जिस पीरियड का रेवेन्यू ले रहे हो उसी पीरियड का कनेक्टेड खर्चा आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं 12 महीना का 30 लाख रुपए का रेवेन्यू ले रहा हूं तो 12 महीना का खर्चा मुझे रेंट भी लेना पड़ेगा। तो 11,000 प्लस 1000 जो अनपेड है बाय मार्च, जो कि अप्रैल में पेमेंट हुआ था, वो भी हमको एक्रू करके ऐड करना पड़ेगा रेंट के साथ। तो 12,000 रेंट आ गया। सैलरी में कोई एक्रूअल प्रीपेड नहीं है तो 4 लाख रुपए डायरेक्ट आ जाएगा। इंश्योरेंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंश्योरेंस जो है जैन टू दिसंबर पेमेंट हुआ है, तो जैन 2021 में पेमेंट हुआ है और दिसंबर 2021 तक वैलिड है। तो जब मैं मार्च में ये बुक्स क्लोज कर रहा हूं तो सिर्फ 3 महीने का बेनिफिट हमने एंजॉय किए हैं। रिमेनिंग जो 9 महीने का है वो दूसरा साल का खर्चा है। तो 12,000 से हमने 3 महीने का निकाल दिए जो कि 3,000 रुपया है। इलेक्ट्रिसिटी और एडमिन जो है वो 1 लाख रुपया है।
तो अगर मैं प्रॉफिट अभी नेट कैलकुलेट करूंगा तो 30 लाख मेरा रेवेन्यू है, ये सब खर्चा जब मैं निकाल दूंगा तो मेरा 4,85,000 नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये रेवेन्यू रिलेटेड होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जनरली आपको बोलता है कि जब आप कब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, मतलब जब आप सेल करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको रेवेन्यू कब बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो मीनिंग या डेफिनेशन में क्या बोलता है कि रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ओके, तो रेवेन्यू कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हो, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा आ रहा है आपके पास कस्टमर से। रिसीवेबल मतलब आपने क्रेडिट में उसको सेल किया है तो वो रिसीवेबल में दिखाएंगे हम कि हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। एंड अदर कंसिडरेशन, और भी कुछ कंसिडरेशन हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हो सकता है अगर पैसा नहीं आ रहा है। अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो या रेंडरिंग सर्विस कर रहे हो या होल्डिंग ऑफ एसेट कर रहे हो। तो रेवेन्यू का जो डेफिनेशन है वेरी क्लियर है, कैश हो सकता है, रिसीवेबल हो सकता है या अदर कंसिडरेशन भी हो सकता है। तो रेवेन्यू कब हम मेजर करेंगे, रेवेन्यू इज मेजर्ड बाय द चार्जेस मेड टू द कस्टमर फॉर गुड्स सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू देम। तो ये जो चार्ज मतलब कुछ नहीं है, जो आपका बिल है या इनवॉइस है जो आप कस्टमर को ऊपर रेज कर रहे हो वही आपका रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। इट एक्सक्लूड्स अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी सच एज सर्टेन टैक्सेस लाइक जीएसटी। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप कोई पैसा कस्टमर से आप कलेक्ट कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ समवन, और किसी के बिहाफ में अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, जैसे टैक्स होता है जो जितने सारे आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सेल टैक्स या जीएसटी जो भी है, ये जब आप कलेक्ट करते हो वो गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए हम कलेक्ट करते हैं, तो वो मेरा रेवेन्यू नहीं बन पाएगा। सो आई कलेक्ट एंड मैं उसको फिर पेमेंट करूंगा गवर्नमेंट को। तो ये अमाउंट को छोड़ के जो रिमेनिंग अमाउंट हम कस्टमर से लाएंगे उसको रेवेन्यू हमको ट्रीट करना पड़ेगा। So the principal recognize revenue when a transaction rendering services or sale is affected, be it a cash sale, credit sale or installment sale. This implies that revenue realization does not necessarily mean that revenue must be realized in cash. तो ये तो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़े थे कि सिर्फ कैश अगर आ रहा है तो उसको रेवेन्यू ट्रीट नहीं करना है, अगर मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूँ तो भी मुझे सेल्स रिकॉर्ड करना है। So according to this concept, revenue is considered as being earned on that day at which it is realized. तो ये कॉन्सेप्ट हमको बता रहा है कि आप रेवेन्यू तब अकाउंट करो जब आपको सेल रियलाइज्ड हुआ है। तो रियलाइज मतलब क्या होता है, ऑन द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर, मतलब प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। अगर आज मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करता हूं और मैन्युफैक्चरिंग में मैं अगर कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसका ओनरशिप कंपनी होता है, एंड जब वो ओनरशिप कंपनी से ट्रांसफर होके बायर के पास चला जाता है, कस्टमर के पास, तब वो सेल ट्रीट किया जाता है। तो हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे इसके ऊपर। एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर ऑन 4 जनवरी 2021 टू बाय 50 लैपटॉप्स। तो एसीबी लिमिटेड के पास एक ऑर्डर आया है कस्टमर से 4 जनवरी 2021 में को कि 50 लैपटॉप परचेस करेगा। Based on the order, ABC Limited started purchasing raw material, deploys worker, manufacturing laptop. तो ऑर्डर आने के बाद ऑब्वियसली ABC Limited जो कंपनी है वो इमीडिएटली मटेरियल, वर्कर और जो प्रोसेसिंग है करके वो लैपटॉप तैयार हो गया। तो लैपटॉप्स वेयर डिस्पैच्ड टू द कस्टमर ऑन 5 फरवरी 2021। 5 फरवरी 2021 को ये जो लैपटॉप है वो ट्रांसपोर्ट हो गया कस्टमर लोकेशन को। As agreed with the customer, ABC Limited has given a credit period of 60 days to the customer. मतलब ये जो है सेल है वो क्रेडिट सेल है, ऑन कैश नहीं। ऐसे नहीं कि कैश आप दो और 50 लैपटॉप लो, ये क्रेडिट सेल हुआ है, मतलब 60 दिन के बाद बायर जो है वो पैसा ABC लिमिटेड को करेगा, पेमेंट देगा। द कस्टमर पेड टू ABC लिमिटेड ऑन 5 अप्रैल 2021। तो 5 फरवरी को मटेरियल गया एंड 60 डेज के बाद 5 अप्रैल 2021 को कस्टमर ने एबीसी को पेमेंट किया है। अभी क्वेश्चन होता है कि एबीसी लिमिटेड कब रेवेन्यू अकाउंट करेगा अपने बुक्स में। तो सिंपल एग्जांपल जो था उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने बनाया है। तो आप देखो 5 फरवरी 2021 को मटेरियल गया एंड आप 60 डेज के बाद पैसा आया। तो एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन दैट डे एट विच इट इज रियलाइज्ड ऑन द डेट व्हेन द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हुआ था, 5 फरवरी 2021 को, क्योंकि मटेरियल गया
और जो कस्टमर है वो मटेरियल के ऊपर ओनरशिप जगाया और उसके बाद वो यूज कर रहा है वो मटेरियल को। तो इस केस में जो बिजनेस है एबीसी लिमिटेड वो 5 फरवरी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। पेमेंट कब आ रहा है, आज आ रहा है, एडवांस में आ रहा है या फ्यूचर में आएगा, उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। रेवेन्यू ओनरशिप ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगा उसी दिन बुक्स में रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट दोनों से लिंक्ड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े कि कैश से नहीं होना चाहिए, अगर कैश में हो रहा है भी रेवेन्यू है, अगर कैश में नहीं हो रहा है फिर भी वो रेवेन्यू है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ कैश में जो आइटम होता है सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाए। Expenses are recognized in the accounting period in which they help in earning revenue whether the cash is paid or not. So जैसे रेवेन्यू का हमने एग्जांपल देखे कि अगर मैं क्रेडिट में सेल करता हूँ फिर भी मुझे रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो मुझे रेवेन्यू दिखाना है। सिमिलरली एक्सपेंस केस में भी अगर मैंने खर्चा करने के लिए कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया और जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर उसने सर्विस भी दे दिया है तो वो भी मेरे लिए खर्चा अकाउंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उसने इनवॉइस नहीं दिया या उसने पेमेंट नहीं मांगा तो मैं उसको खर्चा नहीं दिखाऊंगा। तो अगर आपने सर्विस ले लिया है सप्लायर से तो वो आपको अकाउंट करना पड़ेगा। Therefore, to ascertain correct profit or loss for an accounting period and to show the true and fair financial position of the business at the end of the accounting period, a record of all expenses and income relating to the accounting period is kept. इसका मतलब अगर जैसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे तभी कि 12 महीना का अगर रेवेन्यू है तो 12 महीने का खर्चा होना चाहिए। तो अगर खर्चा में अगर आपका वेंडर जो है इनवॉइस रेज नहीं किया है तो आप उस एक्सपेंस को एक्रू करना पड़ेगा। मतलब आप 12 महीना लाने के लिए एक्रूअल करना पड़ेगा सो दैट आपका 12 महीने का खर्चा बुक्स में आ जाएगा। सिमिलरली रेवेन्यू जैसा है, अगर आपने किसी को सर्विस दिए हो बट आपने इनवॉइस रेज नहीं कर पाया बाय 31 मार्च तो वो एक्रूड इनकम आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब मैं इनवॉइस रेज करूंगा तभी रेवेन्यू में ट्रीट करूंगा। तो 31 मार्च में अगर कोई सर्विस आपका 60, 80 या 100% प्रोवाइड हुआ है कस्टमर को बट आपने इनवॉइस रेज नहीं कर पाए तो उस इनकम भी आपको एक्रूअल करना पड़ेगा सो दैट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है 12-12 महीने का। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिलो आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग 2021, कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपको कुछ एग्जांपल मिलेगा जहां पे हम कैटेगरी बनाए हैं कि वो रिसीव्ड इन कैश हुआ है नहीं हुआ है, not yet received, paid in cash and not paid in cash। तो पहला है कि सेल ऑफ गुड्स 10 lakhs received in cash and 2 lakhs सेल हुआ है बट पैसा नहीं आया है बाई 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1 लाख रुपया कैश आया है, 2 लाख रुपया कैश नहीं आया है। रॉ मेटेरियल परचेज 5 लाख रुपया का मेटेरियल जो है उसके लिए मैंने 5 लाख रुपया पेमेंट कर लिया है सप्लायर को और नॉट एट पेड 1 लाख रुपया है। एम्प्लॉय सैलरी सिमिलरली पेड 1 लाख रुपया है, नॉट पेड 50,000 रुपीज है। अदर एक्सपेंसेस आपका कैश में 2 लाख रुपया पेमेंट हुआ है और 1 लाख रुपया अब तक पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन होता है कि कितना, जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो मैं सिर्फ जो कैश में पेमेंट हुआ है सिर्फ उसको लेके बनाऊंगा या सब लेके बनाना पड़ेगा। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप सबको लेके बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्रूड हो या कैश हो दोनों को लेकर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स अगर देखा जाए तो 10 + 2 जो है 12 लाख रुपए मेरा सेल ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा क्योंकि 12 लाख रुपए का ओनरशिप बायर को पास ट्रांसफर हो गया है तो मैं कैश के लिए वेट नहीं करूंगा, आई हैव टू रिकॉर्ड इट। इंटरेस्ट ऑन एफडी वैसे 1 लाख + 2 लाख जो एक्रू हुआ है 3 लाख रुपया, और ये दोनों से हम माइनस क्या करेंगे जो हमारा खर्चा हुआ है। खर्चा क्या हुआ है, रॉ मेटेरियल है 6 लाख रुपए का, 5 + 1, इवन दो सप्लायर को मैंने पेमेंट 1 लाख रुपए का नहीं किया है बट मेटेरियल मेरे पास आ गया है, ओनरशिप मेरे पास आ गया है और उस मेटेरियल से मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा। तो 6 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ है तो 6 लाख रुपए मेरा कॉस्ट आएगा। एम्प्लॉय सैलरी 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया जो पेमेंट नहीं हुआ है उसको भी एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। और रिमेनिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपका 3 लाख रुपया होगा, 2 लाख प्लस अनपेड 1 लाख रुपया। तो जो नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी है मेरा नेट प्रॉफिट 4.5 लाख रुपए का रिपोर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो नॉन कैश आइटम में वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो नंबर निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा।
अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर, जो हमने पार्ट 1 में बताए थे कि अकाउंटिंग कन्वेंशन जनरली जो रेगुलर प्रैक्टिस होता है बिजनेस में, वो प्रैक्टिस के हिसाब से 4 कैटेगरी ऑफ कन्वेंशन बना गया है। एक है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिव और कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो पहला जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी में ये क्लियरिटी दिख रहा है ये वर्ड में कि जो भी आपको रूल फॉलो करना है उसको आपको कंसिस्टेंटली फ्यूचर ईयर के लिए भी अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि हम एक साल एक रूल अप्लाई करेंगे और दूसरा साल में दूसरा रूल अप्लाई करूंगा, तो उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी का जो स्टेटस है वो चेंज होगा बिकॉज आप रूल चेंज किए, और उसमें क्या होगा, प्रॉफिट कंपैरेटिव करने भी मुश्किल होगा, और दूसरे बिजनेस के साथ अगर आपको भी कंपैरिजन करना है वहां पे भी आपका मुश्किल खड़ा होगा। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन बोलता है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एज्यूम्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू द अदर. It implies that rules, policies, principles, method adopted by a firm for the purpose of preparation and presentation of accounts should not be subject to frequent changes. If it is done so, the comparison of the financial statement over a few years and with other firms would be difficult. तो जैसे हमने बात किए थे कि अगर आप हर साल या हर 2 साल में अगर आप रूल्स पॉलिसीज चेंज करते जाओगे तो फिर मुश्किल होगा टू कंपेयर योर ओन नंबर्स बिटवीन ईयर्स। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या ये कन्वेंशन बात करता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे किया जाता है कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, एक है FIFO, फास्ट इन फास्ट आउट, और एक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। द बिजनेस कैनॉट वैल्यू द इन्वेंट्री इन FIFO मेथड इन 1 ईयर एंड वेटेड एवरेज इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये क्लियर है कि एक साल में मैं FIFO मेथड बना के वैल्यूएशन कर लूं और नेक्स्ट ईयर फिर मैं वेटेड एवरेज में वैल्यूएशन कर लूं, तो ये अलाउड नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करना है तो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 मेथड्स। डेप्रिसिएशन जो आपका होता है एसेट्स के ऊपर वेयर एंड टेयर का जो कॉस्ट या लॉस जो है वो 2 मेथड में कैलकुलेट होता है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड जहां पे लाइफ ऑफ एसेट्स जो है वो कंसिडर किया जाता है और आपका जो एसेट वैल्यू है उसको लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड करके पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकलता है। एंड दूसरा मेथड क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जहां पे क्या होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपका परसेंटेज लगेगा। तो क्विकली एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। फिक्स एसेट कॉस्ट 10,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन रेट 10%, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2 years अंडर SLM एंड WDV मेथड, वेदर द कंपनी कैन चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम एक बार देख लेंगे कि 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से अगर मैं 2 मेथड में कैलकुलेट करता हूं डेप्रिसिएशन फॉर 2 years, तो कहीं पे अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो SLM मेथड और WDV मेथड 2 मेथड में बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे फिक्स एसेट जो है 10,000 और 10,000 दोनों का कॉस्ट है। पहला साल में डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, 10% आ जाएगा, तो यहाँ पे 1,000 और यहाँ पे भी 1,000। आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 9,000 दोनों मेथड में आ जाएगा। तो इम्पैक्ट जो है वो सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा जब 10% SLM में 1,000 रुपया आएगा और WDV में क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर 10% कैलकुलेट हो रहा है, तो ये 900 रुपीज हो जाएगा। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस सेकंड ईयर के बाद होगा वो 8,000 होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV में 8,100। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों जो डिप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में वो 1,000 रुपीज है, 100 रुपये ज्यादा है, और WDV में वो 900 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं हर साल में चेंज करता जाऊंगा ये मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, देन जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजन होगा प्रीवियस ईयर के साथ वो सही नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज जो चेंजेस है इट विल इंपैक्ट योर प्रॉफिट। तो बिजनेस कांट यूज स्ट्रेट लाइन मेथड इन 1 year एंड WDV मेथड इन नेक्स्ट ईयर। तो जैसे ये एन एग्जांपल है, ऐसे कोई भी पॉलिसी, रूल या प्रिंसिपल अगर कोई कंपनी यूज कर रहा है तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। इट हैज टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, मतलब हर साल सेम फॉलो करना है। बट अगर कोई स्पेसिफिक केस होता है कि आपको इमीडिएट कोई भी चीज चेंज करना है तो फिर वो नोट्स में देख के आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों आप स्ट्रेट लाइन मेथड से WDV फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप WDV चेंज कर रहे हो तो फिर ये लॉन्गर पीरियड के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक साल में स्ट्रेट लाइन, एक साल में WDV, फिर नेक्स्ट ईयर में आप WDV अप्लाई करो। नेक्स्ट कन्वेंशन आपका है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता है कि ऑल मेटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड
which is necessary to make the financial statement clear and understandable. Any information which is insignificant and immaterial from the point of view of users and financial statements should not be reported. But what is material and what is immaterial depends on size of nature of organization. तो सपोज आपका महीना का सैलरी 1 लाख रुपया है, तो अगर आपका कहीं पे 5 रुपये 6 रुपये का खर्चा होता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो कि मेरे लिए इतना मेटेरियलिटी नहीं है, क्योंकि 4-5 रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है. बट अगर आपका सैलरी कम है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया है, तो आपका कहीं भी अगर 50 रुपये भी खर्चा होता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि आपके लिए 50 रुपये जो है वो हाई मेटेरियलिटी है. तो सेम प्रिंसिपल आपका बिजनेस में भी यूज होता है. तो अगर कोई बड़ा कंपनी है तो और उनका जो खर्चा अगर कोई चीज एक्रू नहीं हो पाया या एक्रूड इनकम ट्रीट नहीं कर पाए, अगर वो खर्चा बहुत छोटा अमाउंट है तो वो इतना सीरियसली लेंगे नहीं उसको, दे बोलेंगे कि ये इमेटेरियल है, रिकॉर्ड जरूरत नहीं है. तो इवन वो अपने ऑडिटर से भी फाइट करके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है. बट अगर कोई छोटा कंपनी है तो उनके लिए हाई मेटेरियलिटी हो जाएगा, तो उनके लिए ऑप्शन नहीं है कि वो रिकॉर्ड ना करे. सो ये एग्जांपल देख लेते हैं. देयर आर टू कंपनीज, एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ का है और एक्सवाईजेड जो है उनका टर्नओवर 10 करोड़ है. Suppose at the end of the year it was identified that one expense amounting to rupees 5 lakh was not recorded. ईयर एंड में पता चला कि 5 लाख रुपए का एक खर्चा है, वो अकाउंट नहीं हुआ है. दोनों कंपनी के लिए रूल है, मतलब एग्जांपल है. सो इन दिस केस फ्रॉम मेटेरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एबीसी कंपनी जो है उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है, तो उनके लिए 5 लाख रुपया मेटेरियलिटी नहीं है, तो वो इग्नोर कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि 5 लाख रुपया अगर अकाउंट कर देंगे तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस जो है ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि बड़ा कंपनी है. बट जब एबीसी लिमिटेड एक एक्सवाईजेड कंपनी जब ये 5 लाख रुपए का इग्नोर करेंगे तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि उनका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ का है. तो इस केस में एक्सवाईजेड इग्नोर नहीं कर पाएगा, उनको अकाउंट करना पड़ेगा ये 5 लाख रुपया. तो मेटेरियलिटी के हिसाब से इट इज ए हाई मेटेरियल फॉर एक्सवाईजेड. नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. तो ये कन्वेंशन बोलता है कि अगर आपका कोई लॉस एंटिसिपेट आप करते हो कि कोई लॉस आगे आने वाला है, कोई खर्चा आपका होने वाला है, कोई चीज आपको लग रहा है कि ये मेरा लॉस डेफिनेटली होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रोविजन या अकाउंटिंग आज से ही कर लो. अब वेट मत करो कि मैं दूसरे ईयर या तीसरे ईयर में जाके उसको अकाउंट करूंगा. बट अगर आपको कोई एंटिसिपेटेड लॉस दिख रहा है तो उसको इमीडिएटली आप अकाउंट आज ही कर लो. बट अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉफिट आने वाला है, कोई चीज है जो आपको गेन आने वाला है फ्यूचर में, वो आप अकाउंट नहीं कर पाओगे आज के दिन में. उस केस में जब वो गेन बनेगा या जब वो प्रॉफिट बनेगा उसी साल में आपको अकाउंट करना है. तो कंजर्वेटिज्म जो बात वर्डिंग यूज होता है, ये जनरली बोला जाता है कि एक्सपेंस एंड लॉस के लिए अगर आपको एंटिसिपेटेड लॉस दिखता है तो आपको उसको इमीडिएटली बुक्स में अकाउंट कर लीजिए. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस. जो आपका इन्वेंट्री रहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ईयर एंड में वो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट में और मार्केट प्राइस, या मार्केट में कितने वैल्यू में मैं सेल कर पाऊंगा, ये दोनों के प्राइस जो है व्हिचएवर इज लेस विल बी अकाउंटेड. ठीक है. इफ द मार्केट प्राइस इज हायर देन द हायर अमाउंट, सॉरी, इफ द मार्केट प्राइस इज हायर देन द हायर अमाउंट इज इग्नोर्ड. अगर मार्केट प्राइस हायर है, इसका मतलब आपका जो मटेरियल है क्लोजिंग स्टॉक आप जो मार्केट में सेल कर रहे हो वो हायर अमाउंट में आप सेल कर रहे हो, कॉस्ट जो है आपका उससे हायर अमाउंट में सेल कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट में सेल कर रहे हो. तो उस केस में आप जो इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप उसको हायर में रिकॉर्ड करते हो जिसमें आप सेल कर रहे हो तो आप प्रॉफिट आज बुक कर रहे हो बट सेल नहीं हुआ है मटेरियल. इन पॉइंट नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो वो बोला हुआ है यहाँ पे कि इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट, अगर आप सेल जो करने वाले हो आगे जाके अगर वो कम है कॉस्ट से तो आपको मार्केट प्राइस में वैल्यू करना पड़ेगा. इसका मतलब आज ही आप प्रोविजन ले लो, क्योंकि ये मटेरियल जो आप होल्ड कर रहे हो ये प्रॉफिट अर्न करके आपको देगा नहीं आगे, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट से ही कम है. मतलब आज अगर मेरे पास एक पेन है 10 रुपए का, बट अगर मैं मार्केट में 8 रुपए में सेल करने वाला हूँ अप्रैल या मई में, तो मार्च में मैं उसको 8 रुपए ही वैल्यूएशन करूंगा, 2 रुपए का लॉस आज ही बुक कर लूंगा, क्योंकि 10 रुपए दिखाना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में मैं सिर्फ 8 रुपए ही कमाई कर पाऊंगा वो पेन सेल करके. Below is the status of inventory for XYZ Limited. Calculate the inventory value to be reported in the financial statement.
तो ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्विकली। दो टाइप का एफजी है XYZ लिमिटेड के पास, FG A, FG B। FG A 1 लाख रुपए का कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 80,000 का है, तो व्हिच एवर इज लेस, तो 80,000 जो है वो हमको अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का मैं इन्वेंट्री दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मार्केट में मैं सेल करूंगा मार्च के बाद मैं सिर्फ 80,000 रुपीज ही कमाई कर पाऊंगा। सो आई कांट ओवरस्टेट, मैं ओवरस्टेट करके एफजी को नहीं दिखा पाऊंगा। तो 20,000 रुपए का जो लॉस है वो मैं मार्च में ही अकाउंट कर लूंगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस दिखाना पड़ेगा 20,000 रुपए का। सेकेंड फिनिश गुड जो है ये रिवर्सल केस है, 50,000 रुपया जो है वो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू आपका 65,000 रुपीज है। मतलब अगर मैं अभी जाके मार्केट में सेल करता हूँ ये प्रोडक्ट तो मुझे 65,000 रुपीज मिलेगा, जो कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे व्हिच एवर इज लेस 50,000 ही मुझे अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंजर्वेटिज्म जो है वो सिर्फ लॉस के लिए अप्लाई करता है, गेन के लिए हमको वेट करना पड़ेगा जब हमको सेल करना है। तो यहाँ पे जो फिनिश गुड्स कंपनी रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करेगा मार्च 31 में, वो 80,000 प्लस 50,000 आपका 1,30,000 रुपए रिपोर्ट होगा। तो जो पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए, क्यों 80,000 रिकॉर्ड करना है और क्यों 50,000 रिकॉर्ड करना है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो आप वर्ड से समझ सकते हो कि फुल डिस्क्लोजर मतलब आपको क्लैरिटी देना है टू द ओनर, टू द बिजनेस, टू द आउटसाइडर्स, लेंडर्स या गवर्नमेंट या शेयर होल्डर्स, कि जो भी चीज आप रिपोर्ट करते हो फाइनेंशियल्स में, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आपका बैलेंस शीट या कैश फ्लो, आप उसका और क्लैरिटी लिख के देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज इसके अंदर है, सो दैट जो भी आपका थर्ड पार्टी जो आपका फाइनेंशियल्स पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि आप क्या क्या बिजनेस करते हो, कैसे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। सो मोर डिटेल में आपको प्रेजेंट करना है। दैट इज वो ये बोला गया है कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो टेक्निकली पढ़ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है इसका। सो दिस कन्वेंशन स्पेसिफाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन relating to the financial affair of a business enterprise. The extent of disclosure should be determined in the light of needs of the user of the financial statement. तो जो आपका यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके हिसाब से क्या क्या चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के बारे में समझने के लिए, तो वो चीज आपको क्लैरिटी देना है जब आप बैलेंस शीट या P&L बना रहे हो। The basis of valuation of certain assets such as market value of land and building, inventories, investment, change in method of charging depreciation, even contingent liabilities are shown by way of footnote as additional information. तो जो आप बैलेंस शीट P&L बनाओगे उसमें एक और एक पोर्शन आता है नोट्स टू अकाउंट्स बोल के। तो नोट्स टू अकाउंट्स में और क्लैरिटी दिया जाता है, जो नंबर हमारा P&L में वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होता है तो उस नंबर का थोड़ा बैकग्राउंड वहां पे दिया जाता है कि कैसे वो नंबर डिराइव हुआ है, या वो नंबर क्या बताता है कि वो मार्केट वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है या कोई स्पेसिफिक पॉलिसी चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट या नंबर चेंज हो रहा है, तो वो और थोड़ा क्लैरिटी दिया जाता है। The Companies Act 1956 also provides form and schedules of accounts in which financial statement are to be prepared. तो कंपनीज एक्ट भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो कंपनीज फॉलो करते हैं। वो फॉर्मेट के हिसाब से जो जो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, नेचर ऑफ एसेट्स, वो जो वे ऑफ फॉर्मेटिंग है उसी वजह से आपको रिपोर्टिंग करना है। और क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देना है वहां पे भी क्लैरिटी दिया गया है। सो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो जो एडिशनल डिस्क्लोजर सबमिट करना है कंपनी वही डिस्क्लोजर वो अपने फाइनेंशियल्स में ऐड करके रिपोर्ट करेंगे। तो ये एंड ऑफ आवर स्लाइड हमारा खत्म हुआ अभी स्लाइड ऑन कन्वेंशंस एंड पार्ट 2। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे जाके मैं और भी अपडेटेड वीडियोस डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर आएगा जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।